हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमा सर। आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। ठीक है भाई। पावर, तो पावर होता क्या है सबसे पहले ये समझिए, है ना। पावर क्या होता है? मान लो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया कि भैया 10 सवाल करने हैं। अब कोई बच्चा हो सकता है कि 10 सवाल करने बोला, उसमें 10 क्वेश्चन 10 मिनट में निपटा दिया। बहुत जबरदस्त है। अब कोई बच्चा 10 सवाल 1 घंटे में निपटाया, कोई बच्चा 10 सवाल 20 घंटे में निपटाया, कोई बच्चा 10 सवाल 5 दिन तक करता ही रहा, लगातार 10 सवाल 5 दिन तक करता ही रहा। तो सभी बच्चे ने 10 सवाल तो कर लिए, सभी ने 10 सवाल कर लिए। क्या सारे बच्चे के इंटेलिजेंस एक ही जैसा है? क्या चारों बच्चे एक ही जैसा है? चारों बच्चे ने 10 सवाल पूरे किए हैं, सही किए, एकदम सही किए, एकदम तगड़ा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चारों बच्चे ने 10-10 सवाल सबने कर लिए। क्या सब एक ही जैसे बच्चे हैं? क्या सब ने एक ही जैसा पावर है, क्षमता है? क्या सब एक ही जैसे पावर वाले बच्चे हैं? ना। सबसे जबरदस्त बच्चा कौन सा है? ये रामलाल देव। उसने 10 सवाल 10 मिनट में निपटा दिए। और भाई साहब ये आए हैं एक गजोधर, 5 दिन तक 10 सवाल कर ही रहे हैं। तो किसी काम को आप करते हो तो कितना करते हो ये मैटर करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन उस काम को कितना जल्दी कर लेते हो ये उससे ज्यादा मैटर करता है। और वही है पावर का डेफिनेशन। पावर दो तरीके से फिर से डिफाइन करेंगे। आपको याद होगा, जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन करता हूं तो दो तरीके से डिफाइन करता हूं। टाइम के रिस्पेक्ट में, इन टाइम टी। क्या होगा बेटा? इन टाइम टी। और ये होगा साहब एट टाइम टी। इन टाइम टी और एट टाइम टी। इन टाइम टी का मतलब है पी एवरेज, पी एवरेज। और एट टाइम टी का मतलब है पी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। आपसे कहते हैं कि कितने टी टाइम में इतना काम किया है, तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज एवरेज पावर। अच्छा, एवरेज पावर को मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? आपको मैंने n नंबर ऑफ टाइम समझाया है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन पढ़ाते समय भी समझाया था। किसी भी चीज का अगर टाइम एवरेज निकालते हैं तो उसी का इंटीग्रेशन कर दो, p डॉट dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt कर दो। सम टाइम t1 से t2 तक, यहाँ पे टाइम t1 से t2 तक। ये किसी भी चीज के लिए डिफाइंड होता है एवरेज टर्म। जैसे तुम्हें कोई भी y, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी y का एवरेज निकालना है, तो y का एवरेज लिखोगे y एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। और ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको समझा दूंगा एक लाइन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए पहले ये देखिए इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप। क्योंकि स्लोप का फिजिकल ग्राफिकल मीनिंग देखो, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप। डिफरेंशिएशन मतलब dw by dt, वर्क का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड ये डिफाइन क्या करता है? पावर को। एंड डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ। मतलब आप यहां से कह सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। देखिए इसे कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से मैं वर्क कर रहा हूंगा उसको हम लोग पावर कहते हैं। बहुत आसान सी भाषा में समझाया। क्या मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर? यस, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर। क्योंकि डिफरेंशिएशन का फिजिकल ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप, है ना। तो वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप में निकालूंगा तो वो होगा dw by dt, और dw by dt क्या होता है? पावर होता है। स्लोप मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अगर वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ बना है तो उसका स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका? वर्क का टाइम के रिस्पेक्ट में। dw by dt स्लोप होगा। dw by dt होता है क्या? समझा कि नहीं? अब सुनिए, अगर मैं यहां से dw को लिखूं p इंस्टेंटेनियस इनटू dt, तो बताओ आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, आराम से लिख सकते हैं। dt को यहां ले जाएंगे
तो P इंस्टेंटेनियस इंटू dt बराबर होगा dw। ये होगा ना भाई, जैसे देखो एक्सीलरेशन को तुम लिखते हो dv बाई dt, तो तुम नहीं लिख सकते dv इज इक्वल टू a dt। रामलाल ये तो बहुत आसान सी बात भाषा में कह रहा हूं मैं कि मान लो v को तुमने लिखा है ds बाई dt, तो dt को उठा के रखोगे तो v इंटू dt बराबर क्या होगा ds। सिमिलरली a को तुमने लिखा है dv बाई dt, तो dt को यहाँ पे उठा के रखोगे तो a इंटू dt बराबर क्या होगा dv। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो dw को क्या लिख सकता हूँ p इंटू dt, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो किसी भी इन्फिनिटली स्मॉल टर्म dw का इंटीग्रेशन करूंगा, सम इनिशियल वर्क टू फाइनल वर्क, तो डेल्टा w मिलेगा। एंड डेल्टा w बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ p इंस्टेंटेनियस इनटू dt। अब यहां पे देखो ये क्या है टोटल वर्क डन, तो dw का इंटीग्रेशन ही तो टोटल वर्क डन होगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो उसी तरीके से dw का इंटीग्रेशन क्या होगा w। तो यहां पे मैं dw का इंटीग्रेशन ये w आ गया, तो w की जगह पे क्या रख सकता हूं p इंस्टेंटेनियस इनटू t, तो यहां पे टोटल वर्क की जगह पे रख सकता हूं p इंस्टेंटेनियस इनटू t। देखो p इंस्टेंटेनियस लिख दूं तो और अच्छा लगेगा, p इंस्टेंटेनियस इनटू t डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये रहा साहब, ये रहा साहब, ये रहा साहब एवरेज पावर, ये रहा साहब एवरेज पावर। क्या आपको समझ आया? तो एवरेज पावर के क्या दो डेफिनेशन आपको पढ़ाए गए हैं? बिल्कुल दो डेफिनेशन पढ़ाए गए हैं। क्या क्या पढ़ाया गया है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क को कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क को p इंस्टेंटेनियस इनटू dt भी लिख सकते हैं। तो और दूसरी बात ये डायरेक्ट मैंने एक तरीका बताया है, यहाँ पावर रखो तो यहाँ पे पावर आएगा, यहाँ पे v रखो तो v रहेगा, t रखो t रखा, z आओ z रखो, a रखो a आएगा, t रखो p रहेगा, m लो रखना है रख लो, फोर्स रखना है फोर्स, एवरेज फोर्स पता क्या होगा एवरेज फोर्स f इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। एवरेज मोमेंटम p रख ले, p एवरेज बराबर p इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। एक्सीलरेशन रख ले, एवरेज एक्सीलरेशन a इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। v रख ले, v एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज इज इक्वल टू v इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। कम से कम उसको तो रख ले रामलाल, नहीं समझ आ रहा तो रख लो। चलिए देख p एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है p एवरेज। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से याद करके वर्क डन बराबर क्या होता है टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो p एवरेज का फॉर्मूला ये भी लिख सकता है टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जबरदस्त कांसेप्ट। अगर आप वर्क नहीं निकाल पा रहे हैं तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए और टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज पावर आ जाएगा। अच्छा साहब, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी वाले कांसेप्ट से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ। लिख ले तेरी मर्जी। एवरेज पावर को ऐसे भी लिख सकता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और ग्रेविटेशन के केस में याद होगा जब जीरो से इस हाइट तक लेके जाता हूँ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है mgh। अभी भी वर्क एनर्जी पर है ना, इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh। तो टोटल वर्क डन मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म से लेके तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो किसी m ऑब्जेक्ट के m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाने में कितना पावर डिलीवर करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन कितना होगा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में mgh डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये पावर डिलीवर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक मैं तुमसे एवरेज पावर पे पीएचडी कर रहा हूँ। देख एवरेज पावर टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंस्टेंटेनियस dt divided by integration of dt, average power total change in kinetic energy divided by total time taken, average power total change in potential energy divided by total time taken, average power is mgs by t। समझ में आई बात? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एवरेज पावर तो बढ़िया समझा। टी टाइम में हमेशा ये कब डिफाइन है? इन टाइम टी, इन टाइम टी डिफाइन है। अब एट टाइम टी पे भी बात करते हैं। एट टाइम टी इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? dw by dt। स्क्रीन पॉज करके पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए। लिख लिया था इसको? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखो पहले। स्क्रीन पॉज करो, अब आगे देखो। आगे देखो, सुनो। P इंस्टेंटेनियस क्या लिखा आपने? dw by dt पावर इज अ वेक्टर और स्केलर। सबसे पहली बात याद रखिए, पावर इज नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क इज अ स्केलर।
टाइम इज ए स्केलर, तो पावर कहाँ से वेक्टर आ जाएगा? दो स्केलर के रिलेशन में वेक्टर कहाँ से आ जाएगा? तो पावर इज ए स्केलर। अच्छा यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? तो जल्द देखिए, वर्क डन होता है जूल, जूल बाई सेकेंड, जूल बाई सेकेंड को अपन डिफाइन कर लेते हैं वर्ड्स। तो इसका यूनिट क्या होगा? वर्ड। डायमेंशन क्या होगा? तो वर्क का डायमेंशन बटा टाइम, तो वर्क होता है आपका ml2 t-2। सही लिख रहा हूँ क्या? वर्क डन एनर्जी ml2 t-2 बटा टी, तो ये हो जाएगा आपका ml2 t-3, ये आपका ml2 t-3, ये है डायमेंशन पावर। पावर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हालांकि पावर इज ए स्केलर बट फिर भी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब पावर जब स्केलर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो डायरेक्शन तो बताएगा नहीं, तो किस चीज को बताता है वो अभी आपको समझाते हैं। याद करो dw को वर्क डन होता है F डॉट एस। याद करिए वर्क डन क्या होता है? टोटल वर्क डन क्या होता है? F डॉट एस। अच्छा dw को मैं लिख सकता हूँ F डॉट ds, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल वर्क F डॉट ds हो, है ना? तो dw को क्या लिख सकता हूँ? F डॉट ds। आपको पता है ना वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स होता है F वेक्टर डॉट s वेक्टर, एंड वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स होता है dw इज इक्वल टू F डॉट ds। सिंपल है। अब dw की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F डॉट ds डिवाइडेड बाई यहाँ पे था dt, एंड रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ds, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ही तो है ds, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds डिवाइडेड बाय इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ये सब आ जाएगा वेलोसिटी। तो P इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वाई? पावर का एक अलग ही डेफिनेशन है। तो अगर आप अच्छे से सीख पा रहे हो तो मैंने पावर का 4 फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया, 4 से 5 फॉर्मूला पढ़ा दिया। देखिए देखिए फिर से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये कहाँ गया भाई? आ जा। अरे ये तो गया से जा रहा है, अरे सॉरी सॉरी, इधर आ जा। पहले एक पावर का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन एवरेज पावर। दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया इंटीग्रेशन ऑफ P इंस्टेंटेनियस with respect to time divided by integration time। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा है टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। चौथा फॉर्मूला पढ़ा है टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पांचवा फॉर्मूला पढ़ा है इंस्टेंटेनियस का dw by dt। उसके बाद देखिए dw को मैं लिख सकता हूँ f डॉट ds, इसमें कोई बुराई नहीं, वेक्टर है ये, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। वर्क इज अ स्केलर बट वर्क इटसेल्फ इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क कांस्टेंट होगा तो सॉरी फोर्स कांस्टेंट होगा तो उसका वर्क डन होता है f वेक्टर डॉट s वेक्टर, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसका वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू f डॉट ds। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो dw को मैं यहाँ पे dw को लिख सकता हूँ f डॉट ds, तो f डॉट ds बटा dt नीचे रह जाएगा। ds by dt क्या हो गया? वेलोसिटी। मतलब पावर इज नथिंग बट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फोर्स एंड वेलोसिटी। और डॉट प्रोडक्ट को खोल के बढ़िया से लिखूं मैं तो डॉट प्रोडक्ट होता है f v cos थीटा, ये आएगा तेरा पावर। ले भाई ये आएगा पावर। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। थीटा इज नथिंग बट अ एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अब यहाँ से अगर मैं थीटा को 0 रख दूं, मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पावर मैक्सिमम होगा, एंड दैट मैक्सिमम पावर इज Fv। अच्छा अगर थीटा में 90 डिग्री रखता हूँ या 180 डिग्री रखता हूँ तो पावर हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 और आई एम सॉरी 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री रखो तो पावर क्या हो जाएगा तेरा? 0। अगर मैं थीटा को 180 डिग्री रखता हूँ, थीटा को 180 डिग्री रखता हूँ तो याद करिए cos 180 डिग्री इज -1, तो पावर हो जाएगा -7। मतलब पावर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, ये फोर्स एंड वेलोसिटी के एंगल पे डिपेंड करता है। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 0 डिग्री, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 0 डिग्री, then power is Fp. If angle between force and velocity is 180 degree, then power is negative. Cos 180 is -1, but cos 90 is 0. अगर फोर्स एंड वेलोसिटी में एक्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल है तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्क्रीन पॉज करिए और अच्छे से। तो अभी तक मैंने आपको स्क्रीन पॉज करके लिखिए पहले। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो मैंने आपको पढ़ाया है आपको
इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी वेक्टर, एवरेज पावर का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मुलेशन किया है, मतलब फॉर्मुलेटिक मैथमेटिकल हमने डिस्कशन किया है। अब ग्राफिकल डिस्कशन करते हैं इसका। ग्राफिकल डिस्कशन का मतलब ये है कि मान लीजिए वर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ बना लिया मैंने वर्क वर्सेस टाइम का। अब ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फिजिकल मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। किसका इंटीग्रेशन? जो फिजिकल क्वांटिटी वाई पे रखा है, वर्क का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ये फिजिकली किसी चीज को डिफाइन नहीं करता, ये किसी चीज को डिफाइन नहीं करता। ये कहीं फॉर्मूला देखा है कि आपने वर्क इनटू टाइम? ना, कभी भी नहीं। अच्छा, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप। किसका? y का विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dw by dt, एंड dw by dt इज एग्जैक्टली पावर। तो बताइए इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? पावर को। क्या बताएगा? पावर को। तो वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो पावर को बताएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा? पावर को बताएगा। अच्छा, वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व किसी चीज को नहीं बताएगा। समझ आया ये बात? आगे देखिए, मान लीजिए ये फोर्स है और सॉरी पी है, ये पावर। पावर और टाइम ग्राफ को मैंने प्लॉट किया। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन किसका? y वाले का x के साथ, मतलब y पे है p और x पे t, dp by dt। और dp by dt फिजिकली किसी चीज को नहीं बताता। रेट ऑफ चेंज इन पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट डिफाइंड। बट इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ध्यान से समझिए, इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व वो क्या होगा? तो एरिया अंडर द कर्व होगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dt, इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dt। अब बेटा ये p डॉट dt क्या होता है यार? p डॉट dt क्या होता है? तो फॉर्मूले से याद करो, p इज इक्वल टू dw by dt, dt को उठा के इधर लाऊंगा तो p डॉट dt होगा टोटल वर्क डन। मतलब इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको बताएगा? टोटल वर्क को बताएगा। किसको बताएगा? बता, टोटल वर्क को बताएगा। मतलब पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो टोटल वर्क को बताएगा। और ये आपको रटना नहीं है, आपको अगर याद भी रखना है तो आप ये याद रखिए, P इज इक्वल टू dw by dt। ये याद रखेंगे, सारा कहानी आपको दिख जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, चीजें यहाँ पे अपने आप रिलेट होता हुआ चला जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला ही याद रखना था। क्लियर है बेटा ये बात? ओके, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए बेटा, कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी है, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब इस पे सवाल सॉल्व करते हैं। देख, if p is equal to 2d, then find p is power, p itself is power. If power p is equal to 2d square, then find average power in 2 seconds. Find average power in 2 seconds. एवरेज पावर बताइए 2 सेकंड में क्या है? पावर p इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, ये अच्छे से लिख लेता हूँ, देख 3d स्क्वायर लिख देता हूँ। चलिए, तो एवरेज पावर बताइए। अभी पावर ही गिवन और पावर ही पूछ रहा है यार, 2 सेकंड में पावर ही पूछ रहा है। तो बेटा ये किसी इंस्टेंट पे पावर दिया हुआ है और ये पावर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। डिफरेंट टाइम पे पावर डिफरेंट आएगा, डिफरेंट टाइम पे पावर डिफरेंट आएगा। आपसे क्या पूछा है? एवरेज पावर बताइए 2 सेकंड। तो देखिए एवरेज पावर का आप फॉर्मूला यूज करेंगे, P एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस। किसी इंस्टेंट पे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? उसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो बताइए P इंस्टेंटेनियस क्या गिवन है? P इंस्टेंटेनियस गिवन है 3t स्क्वायर। तो आप रख दीजिए 3t स्क्वायर, आप रखेंगे यहाँ पे 3t स्क्वायर इनटू dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। लिमिट रखेंगे टाइम का 0 से 2 तक, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 2 तक। 3 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t का पावर 3/3, 3 बाहर आएगा, t का पावर 3/3 डिवाइडेड dt का इंटीग्रेशन 3। यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 से 2 सेकंड तक और यहाँ पे भी लिमिट रखेंगे 0 से 2 सेकंड। ये 3 से 3 कैंसिल होगा और टाइम की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8 और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। नीचे टाइम में 2 रखेंगे तो 2 आएगा। इज इक्वल टू 4 वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर। 4 वोल्ट इज द एवरेज पावर फ्रॉम 0 to 2 सेकंड।
किसी इंस्टेंट पे अगर एग्जैक्टली मुझे पावर चाहिए एट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे पावर निकालने के लिए टाइम को इंस्टेंटेनियस पावर के फॉर्मूले में रखूंगा। इंस्टेंटेनियस पावर आपका गिवन है p इज इक्वल टू 3t²। तो टाइम को 2 रख देता हूं वहां पे, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर बताओ क्या? 4। 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। ये आ गया 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट इज इंस्टेंटेनियस पावर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बट एवरेज पावर इन अ 2 सेकेंड इज 4 वॉट। तो आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर में फर्क समझ आया बेटा? ये जरूरी है समझना। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। एकदम बेसिक सवाल से शुरू किया है, फंडामेंटल से। इसको लिखिए। डन? अब देखिए, इफ work is given as 2t minus 4, यही given है। then find power at 2 second and in 2 second। पावर एट 2 सेकेंड भी चाहिए आपको, इन 2 सेकेंड भी चाहिए। तो एट 2 सेकेंड का मतलब है p इंस्टेंटेनियस, और इन 2 सेकेंड का मतलब है, इन 2 सेकेंड का मतलब है एवरेज। और आपको किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए पहले उसके फंडामेंटल कंसेप्ट पे जाना पड़ता है। फंडामेंटल कंसेप्ट पे जाने का मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस पावर को महसूस कीजिए कि क्या होता है। इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट rate of change in work with respect to time, dw/dt। work is given as 2t minus 4। सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का 0, तो सिंपल आ जाएगा 2। 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। टाइम रखने की भी जरूरत नहीं है। या थोड़ा सा इसको अच्छा सवाल बनाओगे तो 2t² minus 4t कर लो। चलो अब थोड़ा सा ठीक लगा है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या होगा? 2 कांस्टेंट है बाहर, t² का डिफरेंस 2t, मतलब ये आ जाएगा 4t minus 4। ठीक है ना? ये पावर इंस्टेंटेनियस है। आपको पावर कब चाहिए? 2 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गया टाइम के फंक्शन में, t को 2 रखोगे तो आएगा 8 - 4 इज इक्वल टू 4 वॉट इज द करेक्ट आंसर। सही है बेटा? अब आपको एवरेज पावर चाहिए। एवरेज पावर इज नथिंग बट अ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल वर्क निकालिए। ये वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड में। तो बताइए एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे वर्क क्या था, और माइनस एग्जैक्टली इनिशियल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू। एवरेज ऐसी तो कैलकुलेट करते। तो 2 सेकेंड पे वर्क निकालने के लिए t की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये 4, 4 मल्टीप्लाई तो 8, और ये भी हो जाएगा 8, मतलब टोटल वर्क डन 2 सेकेंड पे 0 आ रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा 0 रखोगे तो 0 ही आएगा बटा 2, मतलब ये 0 वॉट पावर डिलीवर, मतलब नेट पावर डिलीवर क्या हो गया? 0, क्योंकि नेट वर्क डन ही 0 हो रहा है। एवरेज हो सकता है ना 0, जैसे मान लो कि भाई यहां से चला और घूम के यहां गया, तो एवरेज वेलोसिटी बोलो क्या हो गया? 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट चल रहा था, भाग रहा था, होगा, लेकिन एवरेज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एवरेज 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल आसान है, आपको बस कंसेप्ट सीखना है, आंसर से कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट आपको ये सिखाया गया है कि एवरेज हमेशा चेंज से या इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। चेंज से या इंटीग्रेशन से। यहाँ पे देख कैसे किया, पता एवरेज कैसे किया? इंटीग्रेशन से या टोटल चेंज से। ठीक है ना? डिपेंड करता है कि दिया हुआ क्या है। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या किया अपन ने? डिफरेंशिएशन किया। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डिफरेंशिएशन किया। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। हाँ भाई, सब बढ़िया एकदम? ठीक, लिख लिया? चलो आगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में पावर डिलीवर के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए अपन करते हैं। एक पार्टिकल है मास का, उसको v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया है ना। पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज 1D और 2D। प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D मोशन, 1D along x axis plus 1D along y axis। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ मैक्सिमम हाइट, क्या पूछ रहा हूं? फाइंड पावर डिलीवर्ड by gravitational force at maximum height। find power delivered by gravitational force at maximum height।
मैक्सिमम हाइट पे पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो आप जाएंगे मैक्सिमम हाइट और आपको एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे पूछा, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर पूछा सा। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर मैं इसको u वेलोसिटी या v वेलोसिटी से और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी होगी अलोंग x एक्सिस v cos थीटा एंड y एक्सिस के अलोंग इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है 0 और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। इसी इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो है तेरा mg है और इसी इंस्टेंट पे जो तेरा वेलोसिटी वेक्टर है वो है तेरा u cos थीटा। वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स के बीच में एंगल बता 90 डिग्री। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चल रहा होता है। मैक्सिमम हाइट पे किधर चल रहा होता है ऑब्जेक्ट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा होता है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है। कहां पे? मैक्सिमम हाइट। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा वर्टिकली काम लेगा। तो एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फोर्स बोल mg, वेलोसिटी बोल v cos थीटा और एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स इज 90 डिग्री। तो यहां पे लिखेगा cos 90। वेलोसिटी भी है, फोर्स भी है, लेकिन दोनों के बीच में 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 एट अ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के मैक्सिमम हाइट पे पावर डिलीवर्ड 0 होगा। बहुत आसानी से समझाया बेटा। ये देख, ये देख, देख देख तू देख देख इधर। चल कहां गया? देख क्या है पावर डिलीवर्ड? f v cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स। अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, देख यहाँ पे, तो पावर डिलीवर्ड क्या होगा? 0 डिग्री। पावर डिलीवर्ड क्या होगा बता? 0 डिग्री। ये समझाया कि नहीं समझाया मैंने? तो बता यहाँ पे एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होता है और फोर्स वर्टिकल होता है। तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सॉरी, पावर डिलीवर्ड क्या होगा? 0। समझ आया? बिल्कुल सही जवाब है। इसको पॉज करके बेटा लिखिए, पॉज करके लिखिए बेटा, घबराना नहीं है, आराम से स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखिए। ठीक है बेटा, समझ आया? आगे देखिए, आगे देखिए सवाल। इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन with constant acceleration. Object starts his motion with constant acceleration. Its velocity becomes v1 in time t1. Then find power delivered to the object as a function of time. As a function of time. देख भाई, if object starts its motion with constant acceleration, object constant acceleration से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, ठीक है? Its velocity becomes v1 in time t1. Then find power delivered to the object as a function of time. तो power delivered as a function of time बताओ क्या? सुनो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। अब सवाल में गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0 और कुछ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना है नहीं दिया हो, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन जर्नी स्टार्ट करता है। तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर तो वेलोसिटी गेन करता जाएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रहा है। अब मान लो कहीं यहां पहुंचा और उसकी वेलोसिटी गिवन है v1 हो गई है टाइम t1, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है। तो साफ साफ आप यहां से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट का। क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन बताओ? एक्सीलरेशन हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी v1 माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम t1। ये होगा तुम्हारा एक्सीलरेशन। ठीक है सर, एक्सीलरेशन आ गया। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स लिखते हैं, सॉरी, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास m इनटू एक्सीलरेशन v1 बाय t, ये लिख सकते हैं। अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए पावर डिलीवर्ड टू द ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट को किस रेट से पावर डिलीवर्ड हो रहा है, मतलब किस रेट से ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है, पावर डिलीवर कितना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोलने का मतलब इंस्टेंटेनियस, किसी टी टाइम पे कितना पावर डिलीवर होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के फंक्शन है बताओ, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पावर डिलीवर होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए आप लिखेंगे P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू f डॉट v।
अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरी डायरेक्शन में गेन होगा जिधर एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन उधर होगा जिधर फोर्स होगा, तो सिंपल एफ वी होगा, है ना, सिंपल एफ वी होगा। मतलब यहाँ पे एफ वी, एफ डॉट वी को लिखेंगे भी एफ वी, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी होगा 0 डिग्री, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सीलरेशन होता है, जिधर एक्सीलरेशन उधर ही वेलोसिटी गेन होगा। ठीक है, ओके ओके। फोर्स क्या है? m1 v1 by t1 लिख लीजिए। फोर्स क्या है? m v1 by t1 इनटू वेलोसिटी। ये v क्या है? किसी t टाइम पे वेलोसिटी, किसी भी t टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। क्या आप जानते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t कैसे निकाला जा सकता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन a into टाइम t, ये आएगा। आप रख दीजिए वहां पे v की जगह at, और एक को वहां पे क्यों रखेंगे? एक्सेलरेशन आपने निकाला हुआ है ना v1 by t1, तो यहां पे रख दीजिए v1 by t1 into small t, v1 by t1 into small t। चलिए v1 by t1 into small t, तो वेलोसिटी किसी भी t टाइम पे क्या आया? देखिए वेलोसिटी किसी भी t टाइम पे क्या आया? v1 by t1 into small t रख दीजिए यहां पे, m v1 by t1, और v को क्या रखेंगे? v1 by t1 into small t, v1 by t1 into small t, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा m v1 का होल स्क्वायर बटा t1 का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल t, ये आएगा आपका पावर डिलीवर, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर। क्या आ गया बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर, दैट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू m v1 बाई t1 का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल t। क्लियर बेटा? m v1 बाई t1 का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल t, ये आएगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर। क्या आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आया? आंसर इसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट लेंदी है। लेंदी क्यों है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है या एवरेज पावर पूछ रहा है। जब भी लिखा हो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वो इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला एफ टी कॉस थीटा, dw by dt या b cos थीटा। इंस्टेंटेनियस पावर के भी दो फॉर्मूले हैं, dw by dt या v cos थीटा। अब यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन हिंट दिया हुआ था, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके एक्सीलरेशन निकालें। अगर मुझे एक्सीलरेशन पता है तो फोर्स भी पता है, और मुझे एक्सीलरेशन पता है तो किसी t टाइम वेलोसिटी क्या होगा वो भी पता है, और पावर होता है किसी t टाइम का फोर्स इनटू वेलोसिटी। सिंपल। तो फोर्स निकालिए m v1 by t1, वेलोसिटी निकालिए, आंसर आ गया। समझ आया बहुत अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, then find power as a function of time, then find power as a function of time, power as a function of time बताइए। if object is moving with a constant velocity, right? instantaneous power का फॉर्मूला होता है fv, instantaneous power का फॉर्मूला क्या होता है? fv cos थीटा। कोई खास बात नहीं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। F को मैं मास इनटू एक्सीलरेशन v cos थीटा लिख सकता हूँ। एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। और अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो पावर 0 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर के फॉर्मूले में होता है m a v cos थीटा। और वैसे भी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो याद करो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो वर्क क्या होगा? 0। और वर्क ही 0 तो पावर 0। जो चीज सही है वो सही है, चाहे तुम्हें जिस भी तरीके से देखना है देखो। जो चीज सही है वो सही होगा, आपको जैसे मर्जी देखना है वैसे देख लीजिए। क्या आपको ये कहानी समझ आए? देखिए सवाल ऐसा पूछता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन फाइंड पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में पावर बताइए क्या है? तो पावर को लिखेंगे अपन एफ वी कॉस थीटा। एफ है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन, वी कॉस थीटा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब पक्की बात है एक्सीलरेशन 0।
और वैसे भी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब समझते हैं ना आप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क कहते हैं। वर्क जीरो तो पावर जीरो, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन टाइम। दैट्स इट। समझ आई? बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा बताओ? कंसेप्चुअल है सवाल, बहुत कंसेप्चुअल है। आगे देखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is proportional to t square, then find power as a function of time। अभी तक अपन इंस्टेंटेनियस पावर के सवाल कर रहे हैं, पावर एज अ फंक्शन ऑफ। बहुत इजी, बहुत इजी। ऐसे सवाल बेटा पूछते हैं, अपने को समझ आना चाहिए अपन कैसे करेंगे। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे पावर इज इक्वल टू MAV। क्यों भाई? क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है इंस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है, तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इफ v इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो a बराबर क्या होता है, dv/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, मतलब एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब यहाँ से पावर का प्रोपोर्शनलिटी हमें टाइम पे देखना है, बड़ा आसान। मास तो देख कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t and velocity is proportional to t square, मतलब पावर is proportional to t क्यूब आंसर। मतलब काइनेमेटिक्स में जैसे आपने काइनेमेटिकल पैरामीटर के साथ खेलना है, यहाँ भी वैसे ही तो खेलना है, यहाँ भी वैसे ही तो खेलना है। कौन सा रॉकेट साइंस है? बहुत आसान है, P इंस्टेंटेनियस MAV आंसर आ जाए। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। तो ऐसा सवाल अगर आपके सामने आए तो घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए। लिख लिया क्या? आगे देखो, आगे देखो। एक क्वेश्चन बढ़िया है, ये सवाल नीट 2015 में पूछा। कहाँ पूछा था साहब? नीट 2015 में। उसमें पूछा था, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट पावर, मतलब पावर सप्लाई टू द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ऐसे समझ लो, या तुम सिंपल लैंग्वेज समझो, भावना को समझो कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट पावर, मतलब ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट पावर डिलीवर हो रहा है। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट पावर से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। 90% बच्चे सवाल को छोड़ के आ गए थे, क्योंकि सवाल लेंदी था। इस बात से अपन मतलब इनकार नहीं कर सकते कि सवाल लेंदी था। कैसे करेंगे सवाल को? देखिए, पावर कांस्टेंट डिलीवर हो रहा है, पावर बराबर क्या होता है, F × V। F को क्या लिख सकते हैं, MAV इज इक्वल टू कांस्टेंट को K लिख लो, कांस्टेंट पावर K डिलीवर हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं MAV इज इक्वल टू K। अब सवाल उठता है, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ आएगा, तो वेलोसिटी भी कुछ फंक्शन ऑफ टाइम तो होगा ही, पक्की बात है। तो अपन यहाँ पे इक्वेशन में दो वेरिएबल तो नहीं रख सकते। देखो, मास वेलोसिटी इनटू K, ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है MAV बराबर कांस्टेंट K। अब यहाँ पे दोनों को एक साथ तो नहीं निकाल सकते ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और पूछा एक्सेलरेशन है, तो अपने को इस हिंट से चलना पड़ेगा, ए को लिखना पड़ेगा dv/dt। तो अपन आराम से यहाँ पे देखें कि ए को अगर dv/dt लिख लेंगे तो ये होगा m, ए को लिख लेंगे dv/dt इंटू v बराबर K। अब dt को उठाकर उधर ले जाते हैं, m को रहने देते हैं, या m को भी ले जाओ, सारा कांस्टेंट उधर ही ले जाओ, तो ये बनेगा v इंटू dv इज इक्वल टू K/m इंटू dt। देख लो अच्छे से, ये चीज आपको अच्छे से देखा गया। क्या किया, ए को हमने लिखा dv/dt, मुझे ए हटाना पड़ा। आप मत हटाइए, आपको लग रहा है सर मैं तो ये नहीं हटाऊंगा, मैं तो लिखूंगा v को हटाऊंगा क्योंकि ए मुझे चाहिए, तो ma v को लिखूंगा dx/dt बराबर कहाँ निकाल लेगा बेस,
क्या निकालेगा, एक्स निकालेगा क्या, एक्स का तो हमें कोई काम ही नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा। और ये जो एटीट्यूड है वो असल में काइनेमेटिक्स में आपने सीखा होगा कि कुछ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, एक्सीलरेशन एज अ पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी एज अ पोजीशन बताओ। समझ में आया कि नहीं है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो ये सारी चीजें आपने वहां पे सीखा है, वही मैं यूज कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मैं इस स्टेप से ये लिखूं या ये लिखूं, तो ये लिखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो हमें सवाल का सॉल्यूशन नहीं समझना, हमें असल में कंसेप्ट समझना है कि मैं जो कर रहा हूं सॉल्यूशन वो क्यों कर रहा हूं, मैं कुछ और क्यों नहीं कर सकता। तो ये गलत है, ठीक है, ये सही है। dt को उधर ले जाऊंगा, m को नीचे ले आऊंगा, तो m k/m और dt मल्टीप्लाई इंटीग्रेट कर, k/m कांस्टेंट है, v * dv का इंटीग्रेशन होगा v² इज इक्वल टू k/m इंटू, कोई लिमिट नहीं है, 0 से कर लेते, 0 से v तक 0 से t, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो v क्या आ गया, v आ गया सर √2k/m इंटू टी, 2 को ले जाऊंगा, जो स्क्वायर है उससे रूट लगा दूंगा, ये वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया सर। अब अपने को क्या चाहिए था, एक्सीलरेशन। तो बहुत आसान है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देते हैं, और एग्जैक्टली कांस्टेंट देखिएगा तो ये है √2k/m कांस्टेंट और t का पावर 1/2। तो जब आप इसको इसको डिफरेंशिएट करना है अभी, तो वेलोसिटी है ना, बस ये तो वेलोसिटी है ना भाई, v को लिखोगे √2k/m इंटू t का पावर हाफ। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एज इट इज √2k/m बाहर रहेगा और t टू द पावर क्या है, हाफ। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हाफ बाहर, t का पावर हाफ -1, मतलब 1/2√t। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा √2k/m इज इक्वल टू 1/2 t टू द पावर 1/2t। सही लिखा है, बिल्कुल सही है। ये 2 और 2 बाहर है तो रूट आ जाएगा यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा √k/2m t का पावर -1/2। ये ऊपर ही रहने देते, t का पावर -1/2 t का पावर -1/2, ये आएगा आंसर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा t का पावर -1/2। ये ऊपर √2 है ना भाई, और नीचे सिंपल 2 था, तो ये √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 नीचे आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू आएगा √k/2m, a इज इक्वल टू क्या आ गया, √k/2m इनटू t का पावर -1/2। तो स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, ये अपन ने कंसेप्ट सीखा है आराम से। अगली क्लास में पावर के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, पावर को और समझाएंगे, फिर आप आगे सवाल करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना है, स्क्रीन पॉज करके लिखिए।